नमस्कार दोस्तों, एनडी गोहिल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 7 सत्र 1 इकाई 5 हिंद देश के निवासी के अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नोत्तरों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनकी चर्चा भी करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर। मुख्य प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है हमारे देश की क्या विशेषता है। तो उसका उत्तर कुछ इस प्रकार हो सकता है, हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग, रूप और पहनावे वाले एवं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग एक हैं। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। दूसरा प्रश्न, सभी नदियाँ कब एक होती है। उत्तर, सभी नदियाँ अलग अलग स्थानों से निकलती हैं, उनके बहाव भी अलग अलग है, परंतु जब वे सागर में मिलती है तब एक हो जाती है। तीसरा प्रश्न, सभी धर्मों का सार क्या है। उत्तर, सभी धर्मों का सार एक ही है, मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना। मुख्य प्रश्न 2, शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाएं। दोस्तों, यहाँ पर हमें 3 फूल दिए गए हैं, उन फूलों की पंखुड़ियों में अलग अलग शब्द दिए गए हैं, जिनके आधार पर हमें सार्थक वाक्य बनाने हैं। तो उनके उत्तर कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला है, हम भारत देश के निवासी हैं। दूसरा है, कोयल की आवाज़ मधुर होती है। तीसरा है, फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। मुख्य प्रश्न 2, गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। दोस्तों, यहाँ पर हमें एक गोला दिया गया है, जिनके अंदर कुछ शब्द दिए गए हैं, तो उनके आधार पर हम वाक्य बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वाक्य बन सकते हैं। रीनल पढ़ रही है, रीनल खेल रही है, मेघा पढ़ रही है, मेघा खेल रही है। हरेश पढ़ रहा है, हरेश खेल रहा है, सोहन खेल रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम ऐसे वाक्य बना सकते हैं और आप अपने विचार से भी वाक्यों को बना सकते हैं। मुख्य प्रश्न 3, काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। दोस्तों, यहाँ पर हमें काव्य पंक्ति दी गई है, उसका हमें भावार्थ समझाना है। काव्य पंक्ति कुछ इस प्रकार है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। तो उसकी समझूती देखते हैं। भारत देश में रहने वाले लोगों के रंग, रूप, पहनावे और भाषाएं भले ही अलग अलग हों, परंतु वे सब लोग एक हैं। यहाँ रहने वाले सभी लोगों की मातृभूमि भारत ही है। मुख्य प्रश्न 4, औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें एक परिच्छेद दिया गया है, जिसमें औरत और लड़की शब्द के स्थान पर हमें आदमी और लड़का शब्द रखकर परिच्छेद फिर से लिखना है। अर्थात हमें यहाँ पर लिंग परिवर्तन करके परिच्छेद को फिर से लिखना है। तो उत्तर कुछ इस प्रकार होगा, एक मोटा आदमी जा रहा था, पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़का छोटा और पतला था। आदमी को पता चला तो घूरकर बोला, ए लड़के, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है। लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रहा था। अब देखते हैं स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर। मुख्य प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं। उत्तर, हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं।
उनके पहनावे अलग अलग हैं, वे अलग अलग भाषा बोलते हैं, वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। दूसरा प्रश्न, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? उत्तर, माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल एक रूप हुए हैं। तीसरा प्रश्न, इस कविता में किन नदियों का उल्लेख है? उत्तर, इस कविता में इन नदियों का उल्लेख है जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी। चौथा प्रश्न, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? उत्तर, हमारे देश में अनेक नदियां हैं, उद्गम स्थान अलग अलग है, वे अलग अलग मार्गों से बहती है, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियां अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहें। मुख्य प्रश्न 2, कोष्ठक में जो शब्द समानार्थी नहीं है उस पर घेरे का निशान कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो कोष्ठक दिया गया है उसमें सबसे पहले कोष्ठक में पंथ, राह और रास्ता ये तीनों समानार्थी शब्द है और पैर शब्द उनका समानार्थी नहीं है, तो उस पर हमने घेरा किया है। उसी प्रकार कांटा शब्द भी समानार्थी नहीं है, तीसरे में आम और चौथे में स्त्री जो कि समानार्थी शब्द नहीं है। बाकी जो तीनों बचे हुए शब्द है वे सभी एक दूसरे के समानार्थी शब्द है। अब हम उन समानार्थी शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला है कोष्ठक, उसमें देखते हैं पहला शब्द है पंथ, तो उसके ऊपर से वाक्य बनता है यह पंथ सरल नहीं है। दूसरा समानार्थी शब्द है राह, मुझे नई राह मिल गई। और तीसरा समानार्थी शब्द है रास्ता, तो उस पर से वाक्य है यह सीधा रास्ता है। दूसरे कोष्ठक में से देखते हैं जिसमें पहला शब्द है कुसुम, यह चमेली का कुसुम है। दूसरा समानार्थी है पुष्प, तो उसके ऊपर से वाक्य है कमल के पुष्प जल में होते हैं। तीसरा है फूल, तो उस पर से वाक्य है यह कितना प्यारा फूल है। तीसरे कोष्ठक के समानार्थी शब्द है, सबसे पहला है अनूठा, यह चर्चा के लिए अनूठा विषय है। दूसरा है अनोखा, तो उसका वाक्य है उसने अनोखा रास्ता पकड़ा। तीसरा है निराला, आपका हर ढंग निराला है। चौथे कोष्ठक के समानार्थी शब्दों के वाक्य देखते हैं। सबसे पहला है जन, कोटि कोटि जन तिरंगे को वंदन करते हैं। दूसरा है मनुष्य, दुनिया में तरह तरह के मनुष्य है। तीसरा है मानव, जिसमें मानवता हो वही मानव है।